जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम बात कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में। हमने कल परसों लगातार 3-4 दिन से हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनकी क्या योग्यताएं थी, किस प्रकार से वो महान थे, उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया और संघर्ष करके उन्होंने किस प्रकार से स्वराज्य को स्थापित किया, इन सब चीज़ों के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। और इसके साथ साथ हमने बातचीत की छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन कैसा था, छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र कैसा था। छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हैं, उनके गुणों को धारण करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में, उनके जीवन का एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। वो महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? जब छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से औरंगजेब बुलवाता है, उनको आगरा के किले में कैद करता है और वो किले से किस प्रकार से निकलते हैं। और औरंगजेब के पाप अत्याचारों के विषय में हमने थोड़ी सी बातचीत कल की थी। कुछ लोग औरंगजेब को आदर्श बताते हैं, औरंगजेब के बारे में कहते हैं कि वो अपनी टोपी बुनता था, अपने हाथ से कुरान लिखता था, चटाई के ऊपर सोता था, पूरे दिन माला जपता था, वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसने तो मंदिरों को दान दिया। तो औरंगजेब की के कैरेक्टर के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज का कैरेक्टर क्या है? वो किसी दुश्मन पक्ष की मुस्लिम महिला को भी देखते हैं तो क्या कहते हैं कि काश मेरी मां आपके जैसी होती तो मैं भी सुंदर होता। उनका सेनापति किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसकी आंखें निकाल लेते हैं। 15 साल की आयु में जब उनके गांव का, उनकी जागीरदारी का एक पटेल एक बेबस महिला के साथ, अबला के साथ बलात्कार करता है, उसके पिताजी जब छत्रपति शिवाजी महाराज के पास शिकायत लेकर आते हैं तो उसके हाथ पैर कटवा देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र यह है कि वो मां के रूप में महिलाओं को सम्मान देते हैं। और दूसरी तरफ औरंगजेब क्या है उसके बारे में मैं बताऊं। औरंगजेब जब शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया जाता है और शाहजहां जब दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, दारा को वो प्रेम करते थे। दारा शिकोह उनकी हिंदू रानी से पैदा हुआ उनका एक पुत्र था, जो उपनिषद का भी विद्वान था, जो संस्कृत का विद्वान था, जो उर्दू और फारसी का भी विद्वान था और जिसके मन में मानवीय गुण थे, क्योंकि उसकी मां ने उनको वो गुण दिए थे। तो दारा शिकोह को जब वो बनाना चाहता है तो औरंगजेब युद्ध छेड़ देता है और औरंगजेब युद्ध छेड़ करके दारा शिकोह को गिरफ्तार कर लेता है, शाहजहां को गिरफ्तार कर लेता है। औरंगजेब को ये शाहजहां से शिकायत होती है कि आप दारा शिकोह को ज़्यादा प्यार करते हो और मुझे सल्तनत का सुल्तान बनाना नहीं चाहते हैं। तो दारा शिकोह को जब वो गिरफ्तार कर लेते हैं तो हाथी के ऊपर मैले कुचैले कपड़े पहनाकर वो ले जाते हैं। अब बाजार से उसका जुलूस निकाला जाता है तो एक फकीर मिलता है रास्ते में। वो फकीर कहता है कि आपने कभी भी बिना दान दिए आप गुजरे नहीं हो, आपने हमेशा मुझे दान दिया है, क्योंकि दारा शिकोह के अंदर दानशीलता के भी गुण हैं। तो दारा शिकोह अपनी जो मैली चादर होती है उसी को उस फकीर की ओर फेंक देते हैं। तो औरंगजेब के सिपाही उस चादर को वापस ले लेते हैं फकीर से और कहते हैं कि जो कैदी होता है उसको कोई भी दान देने की अनुमति नहीं होती। दारा शिकोह को औरंगजेब के सामने लाया जाता है, जंजीरों में दारा शिकोह जकड़ा हुआ है, तो औरंगजेब के सामने लाया जाता है। तो दारा शिकोह को से औरंगजेब पूछता है कि मैंने आपको गिरफ्तार किया हुआ है, अगर यही हालत मेरी होती, मैं गिरफ्तारी में होता और तुम राजा होते तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करते? अब दारा शिकोह समझ जाता है कि मेरा मजाक उड़ाना चाहता है, मुझे कायर सिद्ध करना चाहता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सलूक करता है कि तुम्हारे शरीर के 4 टुकड़े करवाकर मैं दिल्ली के चारों कोनों के ऊपर टंगवा देता। अब औरंगजेब दारा शिकोह की हत्या करवा देता है। दारा शिकोह की हत्या करके गुलाम जब उसका सिर काट देता है तो सिर काटने के बाद औरंगजेब के पास लाया जाता है। तो औरंगजेब उस सिर के साथ, कटे हुए सिर के साथ भी अपनी तलवार के साथ बदसलूकी करता है और उसके बाद उस सिर को कहता है कि शाहजहां को जहां पर कैद किया हुआ है उस किले में ले जाओ और इस सिर को शाहजहां को भेंट कर दो। वो ज्यादा प्रेम करता था ना, उसको पता लग जाएगा कि दारा शिकोह तो कायर और कमजोर व्यक्ति था, उसके मुगल सल्तनत का असली बहादुर व्यक्ति तो मैं ही हूं और मैं अब सुल्तान हूं। अब देखता हूं कि शाहजहां को पता लगता है कि उसने मुझे साम्राज्य क्यों नहीं दिया। अपने पिता के साथ गलत करता है, अपने भाई की हत्या करता है और केवल एक भाई की हत्या नहीं करता। औरंगजेब कितना क्रूर है, अपने लगभग 78 नजदीकी रिश्तेदारों का कत्ल करने के बाद वो राजा बना है। 3 भाइयों की हत्या करता है, पिता को कैद करता है, पिता की हत्या करता है, कैद में मरने के लिए मजबूर करता है। अपने एक बेटे की हत्या करता है, अपने एक बेटे को 10 साल तक जेल में रखता है। इतना क्रूर औरंगजेब है। क्या वो औरंगजेब किसी का आदर्श हो सकता है? तो इतना क्रूर औरंगजेब है। अब औरंगजेब दारा शिकोह की हत्या कर देता है। तो दारा शिकोह की 2 बीबियां होती हैं,
दारा शिकोह की 2 बीबियां हैं, उसमें से एक जॉर्जियन बीबी होती है जो उदयपुरी, जिसका नाम है, उसका नाम है उदयपुरी, जो जॉर्जियन वंश की होती है, वो चंचल है। औरंगजेब उसको बुलाता है और उसको कहता है कि अब दारा शिकोह तो मर चुका, अब तुम्हारे ऊपर तो मेरा ही अधिकार है, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा, तुम मेरे महल में आ जाओ। अब वो जो जॉर्जियन वंश की है वो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, दारा शिकोह मर गया तो मैं तुम्हारे साथ रहती हूं। अब जो दारा शिकोह की दूसरी बीवी होती है राना दिल, वो हिंदू है और वो दारा शिकोह से सच्चा प्रेम करती है, पतिव्रता नारी है। जब औरंगजेब उसको संदेश भेजता है कि उसको बुला कर लाओ, राना दिल को बुला के लाओ, तो राना दिल को जब दासी सेविका उसके पास जाती है कि औरंगजेब आपको बुला रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि औरंगजेब मुझे क्यों बुलाना चाहता है। तो फिर औरंगजेब संदेशा भिजवाता है कि मैं आपको अपनी बेगम बनाना चाहता हूं, बड़े भाई की विधवा के ऊपर तो छोटे देवर का अधिकार होता है, ऐसा नियम है। तो राना दिल वापस फिर पूछवाती है दासी से कि आपको मेरे अंदर ऐसी क्या खास बात दिखाई दी, आपके पास तो रानी है, आप दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हैं, आपको तो बहुत सी कुंवारी लड़कियां मिल जाएंगी, आप चाहे उनके साथ शादी कर सकते हैं, तो मेरे साथ क्यों शादी कर रहे हैं। तो दोबारा भिजवाता है, तो औरंगजेब फिर वापस संदेशा भिजवाता है कि आपके जो बाल है ना ये बहुत अच्छे हैं, मुझे आपके बालों के से आपसे प्रेम है। अब वो राना दिल जो हिंदू है उसके गुण देखिए, वो अपने सारे बाल काट देती है और बाल काटकर दिल्ली सल्तनत के राजा से टक्कर लेना, उसकी रानी बनने के। कई रानियां होती थी, रानियों को कोई सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन सम्मान नहीं मिलता था तो सुविधाएं तो मिलती थी। वो राजा सम्मान नहीं देता था, लेकिन आम जनता के अंदर तो सम्मान मिलता था, दरबारियों के अंदर सम्मान मिलता था, सुख मिलता था, सुविधाएं मिलती थी, दासियां मिलती थी, महल मिलता था। और औरंगजेब की बात नहीं मानेंगे तो प्राण जा सकते हैं, उसको पता है, लेकिन फिर भी उसके गुण देखिए, वो कहती है कि बाल काट देती है और बाल काट कर भिजवा देती है। वो कहते हैं कि आपको बाल सुंदर लगते थे तो लो मैंने बाल काट कर भिजवा दिए, अब मेरे अंदर सुंदरता नहीं है। तो अब औरंगजेब फिर भी मानता नहीं है, वो कहता है कि आपका चेहरा भी बहुत खूबसूरत है, आपके बाल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपसे सच्चा प्रेम करता हूं, आप मेरे से शादी कर लो और मेरे से अकेले में मिलो। औरंगजेब का मन चंचल है, वो मान नहीं रहा है, तो राना दिल फिर उसको संदेश भेजती है। और अब जब संदेश भेजती है औरंगजेब को, औरंगजेब उससे कहलवाता है कि आप बहुत खूबसूरत हो और मैं आपकी खूबसूरती लाजवाब है, मैं आपको तहे दिल से बेगम बनाना चाहता हूं और मैं आपको मुख्य बेगम बनाकर रखूंगा। बाल कटने के बाद दोबारा संदेश भिजवाता है और आपको बहुत सी इज्जत बख्शी जाएगी, आपके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आएगी, और वैसे भी आप मेरी भाई की बेगम तो हो ही, दिल्ली सल्तनत की आप बेगम बनोगी। तो राना दिल कितनी दिलेर और निडर महिला थी आप देखिए, वो अपने महल में गई, एक छुरी ली और अपने चेहरे के ऊपर छुरी के घाव किए। जब पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया तो एक कपड़े में उस सारे खून को लपेटा, और जो दासी संदेशा लेकर आई थी कि औरंगजेब उनको रानी बनाना चाहता है, उसको वो कपड़ा दे दिया और उसको कहा कि जाओ इसको अपने सुल्तान को दे दो, मुगल बादशाह को दे दो, कि मेरी खूबसूरती चेहरे पर में थी तो वो खूबसूरती भी मैंने काट कर दे दी है, मेरे अंदर अब खूबसूरती नहीं है और मैं तुम्हारी बेगम नहीं बनूंगी। अब तुम्हें जो मेरे साथ करना है वो कर दो, तुम मुझे कैद में डाल सकते हो, तुम मुझे मार सकते हो। तो इतना क्रूर औरंगजेब था। अब शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी हैं, शाइस्ता खान को औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार बना दिया है, शाइस्ता खान की कई बेगमें घायल हुई हैं, शाइस्ता खान का बेटा मारा गया है, शाइस्ता खान की नाक कटी है। और ये शाइस्ता खान कौन है? ये शाइस्ता खान औरंगजेब का सगा मामा है। जो मुमताज महल है, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, उस मुमताज का सगा भाई ये शाइस्ता खान था। अब शाइस्ता खान औरंगजेब से कहता है कि मुझे यहीं रहने दो, दक्षिण में रहने दो, मैं शिवाजी से बदला लूंगा, और अब आपने मुझे सेना दी है तो सेना देने की आवश्यकता भी नहीं है, सेना मैं अपनी रखूंगा, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन शिवाजी को मारने का अधिकार मेरा है, मैं शिवाजी से दोबारा टक्कर लूंगा, मुझे शिवाजी के साथ संघर्ष करने दिया जाए। यदि ऐसे ही आप मुझे हटा दोगे तो मेरी इज्जत बेइज्जती होगी और मैं पूरी उम्र सिर उठाकर दरबारियों के बीच में, योद्धाओं के बीच में, राजाओं के बीच में जा नहीं पाऊंगा, सेनापतियों के बीच में बैठ नहीं पाऊंगा। यह मेरा बहुत अपमान शिवाजी ने किया है।
अब औरंगजेब की नाक कट चुकी है तो औरंगजेब नहीं मानता, वो बार बार गुजारिश करता है औरंगजेब को कि मुझे यहीं रहने दिया जाए और मैं अब और शिवाजी का सिर काट कर लेकर ही आऊंगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। लेकिन औरंगजेब देख लेता है कि इसने मुगल सल्तनत की नाक कटवाई है और ये दोबारा नाक कटवा देगा, तो इसलिए उसको हटा देता है। अब इस बार जब दोबारा औरंगजेब योजना बनाता है तो दोबारा योजना क्या बनाता है, वो मिर्जा राजा जयसिंह को भेजता है। अब ये जो मिर्जा राजा जयसिंह है ये क्या है, ये राजपूत हैं। इनकी उम्र लगभग 50 साल की है। छत्रपति शिवाजी महाराज की उम्र उस समय कितनी है, 30 सितंबर 1664 को भेजते हैं। 5 अप्रैल 1663 के अंदर यह सर्जिकल स्ट्राइक शाइस्ता खान वाली हुई है। शाइस्ता खान के बाद 30 सितंबर 1664 को औरंगजेब मिर्जा राजा जयसिंह को यह कहकर भेजते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को या तो गिरफ्तार करके दरबार में लेकर आना है या उसका अंतिम संस्कार करना है, उसको भेजते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह 400 पंडितों के साथ मां बगलामुखी की आराधना करता है, 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करता है, ब्राह्मण पुरोहितों के साथ कोटि रणचंडी का हवन करवाता है, यज्ञ करवाता है। अपनी सेना में अफगानों को, तुर्कों को, राजपूतों को, हिंदुस्तानी फौजियों को शामिल करता है और बहुत मजबूत सेना बनाता है कि इस बार तो छत्रपति शिवाजी महाराज को छोड़ना नहीं है। अब मिर्जा राजा जयसिंह चारों ओर पूरे दक्षिण में, पूना के आसपास सब जगह तबाही मचाता हुआ आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अलग अलग किलों को वो जीतना शुरू कर देता है। उनका एक सरदार होता है, सेनापति होता है दिलेर खान। दिलेर खान बोको किला के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, वहां पर आक्रमण कर देता है। वहां का जो मराठा सेनापति है मुरारबाजी संघर्ष करता है। मुरारबाजी और उनके लोग मिर्जा राजा जयसिंह की सेना में बार बार गुरिल्ला युद्ध से आक्रमण करते हैं, उनको परेशान करते हैं। उसके बाद एक बार आमने सामने की मुरारबाजी और दिलेर खान की लड़ाई होती है। तलवारबाजी करते करते, लड़ते लड़ते दिलेर खान मुरारबाजी को यह कहता है कि शिवाजी तुम्हें जो सैलरी देता है, जो तनख्वाह देता है, हम उससे 10 गुना ज्यादा आपको देंगे, आप हमारी साइड आ जाओ। और हमने आपको घेर लिया है, हम आपको छोड़ेंगे तो वैसे भी नहीं। जैसे आपने परसों एक किलेदार की कहानी सुनी थी, शाइस्ता खान आक्रमण करने के लिए आया तो उस किलेदार ने शाइस्ता खान की सेना में शामिल होना स्वीकार नहीं किया, वैसे ही मुरारबाजी भी ये कहते हैं कि तुम मुझे धरती का सोना दो तो भी मैं तुम्हारी सेना में शामिल नहीं होऊंगा। मैं शिवाजी महाराज की सेना में कोई नौकरी नहीं कर रहा हूं, मैं तो स्वराज्य के लिए लड़ रहा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसे लोगों को तैयार किया था। रणभूमि में मुरारबाजी जी कट के गिर गए। जब वो कट के गिर गए तो उनके अवशेषों को इकट्ठा किया और मराठा सैनिकों ने उनका दाह संस्कार किया। ऐसे योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज ने तैयार किया था। उसके बाद पुरंदर के किले को घेर लिया गया। पुरंदर के किले में प्रभु बंधु बाबाजी बोवाजी और यशवंतराव बोवाजी नियुक्त थे। उनके पास सैनिक तो कम थे, किंतु उस थोड़े सैनिकों में भी उन्होंने बहुत देर तक उनका मुकाबला किया। संघर्ष करते करते प्रभु बंधु दोनों भाई प्रभु बाबाजी बोराजी और यशवंतराव बोबाजी दोनों शहीद हो गए। 14 अप्रैल 1665 को पुरंदर के किले को भी मिर्जा राजा जयसिंह ने जीत लिया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब देखा कि चारों ओर मिर्जा राजा जयसिंह के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और इस समय लगभग 1 से 1.5 साल का समय हो चुका है। पहले शाइस्ता खान आया, उससे पहले अफजल खान आया, तो ये 7-8 साल का समय ऐसा बीता जिसमें प्रजा को कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा, प्रजा को समय नहीं मिल रहा, प्रजा की शक्ति क्षीण हो रही है, खेती बाड़ी नहीं हो पा रही। तो अब छत्रपति शिवाजी महाराज सोचते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह पूरी ताकत के साथ आया है तो इसके साथ अब लगातार लंबा युद्ध हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी सेना बहुत बड़ी है। और ये जो इसकी सेना है ये अफजल खान की सेना से बड़ी है, शाइस्ता खान की सेना से भी बड़ी है, क्योंकि अफजल खान के मारे जाने के बाद आदिल शाही की नाक कट चुकी है, शाइस्ता खान के मारे जाने के बाद औरंगजेब की और मुगल साम्राज्य की नाक कटी हुई है। तो वो पूरी ताकत अपनी दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने और मारने के लिए लगा देते हैं कि सबसे पहले बाकी सारे अभियानों को छोड़ा जाए, पहले इस शिवाजी से निपटा जाए। अब मिर्जा राजा जयसिंह जब ये करते हैं तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज मिर्जा राजा जयसिंह को अपना संधि का एक प्रस्ताव भेजते हैं कि लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है, मैं आपके साथ संधि करना चाहता हूं। उनको वो चिट्ठी लिखते हैं, और मिर्जा राजा जयसिंह को जब वो चिट्ठी लिखते हैं तो मिर्जा राजा जयसिंह को चिट्ठी में छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा नहीं लिखते, छत्रपति शिवाजी महाराज मिर्जा राजा जयसिंह को हिंदू लिखते हैं। उनकी वो चिट्ठी जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजा जयसिंह को लिखी वो आज भी है। उस चिट्ठी में छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े दर्शन का पता लगता है कि वो मराठा, मावल, सिख, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से
वो लोगों को जातियों में नहीं बांटना चाहते थे, वो हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधना चाहते थे। इसलिए उसने मिर्जा राजा जयसिंह के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया जब वो चिट्ठी लिखते हैं। तो अब 7 तारीख को 11 जून 1665 को मिर्जा राजा जयसिंह के पास वो संदेशा भिजवाते हैं, वो बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद पुरंदर की संधि होती है। ये जो पुरंदर की संधि है, पुरंदर का किला भी जीत जाते हैं, तो ये जो पुरंदर की संधि है, इस पुरंदर की संधि में मिर्जा राजा जयसिंह के साथ जब बातचीत होती है तो मिर्जा राजा जयसिंह ये कहता है कि मुझे तो आपको मारने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए भेजा है, लेकिन फिर भी जब छत्रपति शिवाजी महाराज उनको समझाते हैं कि देखिए मुगलों की निजामशाही के साथ दुश्मनी है, कुतुबशाही के साथ दुश्मनी है, आदिल शाही के साथ दुश्मनी है, और मुगलों को यदि दक्षिण को विजय करना है तो उनको किसी न किसी सरदार की, किसी न किसी सहयोगी की आवश्यकता है, और दक्षिण में मुझसे अच्छा कोई दूसरा सहयोगी उनको मिल नहीं सकता, और मैं आप लोगों के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हूं, मैं आप लोगों के साथ संघर्ष नहीं करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने देख लिया कि ये उस समय की आवश्यकता थी, तो पुरंदर की संधि होती है। इस पुरंदर की संधि में 4 लाख होन, लगभग 16 लाख रुपए लगान वाला एरिया छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल साम्राज्य में दे देते हैं। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के पास लगभग 35 किले होते हैं, तो 35 किलो में से 23 किले छत्रपति शिवाजी महाराज को मिर्जा राजा जयसिंह को संधि में औरंगजेब को देने पड़ते हैं। रायगढ़ सहित 12 किले जिनका लगान केवल 1 लाख होन है, मतलब जितनी शक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज के पास है उसमें से 80% शक्ति किस रूप में है? किले में है। किले के आसपास जो लगान आता है, जो क्षेत्र है, उससे आए है। किला मिलिट्री पावर है और किलों के अंदर सेना है, वो मिलिट्री पावर का प्रतीक है। किलों के आसपास जो गांव है, वहां से जो सैनिक मिलते हैं, वो सैनिक जो काम करते हैं, वो स्वराज्य की शक्ति है। तो अपनी शक्ति का 80% इस संधि में छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगलों को देनी पड़ती है। और इस संधि में मिर्जा राजा जयसिंह छत्रपति शिवाजी महाराज को तैयार करता है कि आपको औरंगजेब बुला रहे हैं। जब मिर्जा राजा जयसिंह संधि की बात औरंगजेब को बताता है तो औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज को भी पत्र लिखता है कि आप एक बार आगरा के दरबार में आइए, हम आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं, आप बहुत वीर हैं। और मिर्जा राजा जयसिंह भी छत्रपति शिवाजी महाराज को कहते हैं कि औरंगजेब ने आपको बुलाया है, आप वहां पर जाइए। अब छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि मैं औरंगजेब के पास क्यों जाऊं, और मुझे औरंगजेब के पास जाने में, दरबार में मैं जाऊंगा, उसके क्षेत्र में जाऊंगा तो किसी प्रकार का खतरा तो नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज डरते नहीं है, लेकिन अपनी बात पूरी करते हैं, अपनी नीति के आधार के ऊपर अपनी सारी जानकारी करते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह कहते हैं कि मैं एक राजपूत राजा हूं और मैं आपको वचन देता हूं, आप औरंगजेब के दरबार में जाइए, मैंने बादशाह से बात कर ली है, आपकी शान में वहां पर कोई गुस्ताखी नहीं होगी और आपको वहां पर कोई खतरा नहीं है। अब मिर्जा राजा जयसिंह छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने कहते हैं कि मैंने मां भवानी की कसम खाई है कि आप आगरा के किले में सुरक्षित रहेंगे, आपका बाल बांका नहीं होगा, आपको आंच भी नहीं आएगी। यदि आपका कुछ बिगड़ता है तो मैं अपना सिर काटकर मां भवानी के चरणों में चढ़ा दूंगा। देखिए, ये विचारधारा होती है, ब्रेन की प्रोग्रामिंग होती है, एक राजपूत का वचन होता है। अब राजपूत मिर्जा राजा जयसिंह जब वचन देते हैं और इधर से औरंगजेब की भी चिट्ठी आती है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमारे दरबार में आइए, तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने 1500 सैनिकों के साथ, पालकियों के साथ, सैनिकों के साथ, अपने सेवकों के साथ औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा में जाते हैं। अब जब वो आगरा में जाते हैं तो आगरा में जाने से पहले मैं एक और घटना आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब वो मिर्जा राजा जयसिंह से संधि करने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह के किले के छावनी में जाते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह कहाँ आया हुआ है? पुणे के आसपास आया हुआ है। वहां पर उसने पूरा कैंप लगाया हुआ है। उस कैंप में जब संधि की बात करने के लिए, पुरंदर की संधि की बात करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जाते हैं, तो वहां पर उस समय एक इटली का तोपची होता है, निकोलाओ मनुची। वो निकोलाओ मलूची, जिसने औरंगजेब के शासनकाल को बहुत अच्छे से देखा। अच्छा, ये जो तोप चलाने की जो टेक्नोलॉजी थी ना, बारूद को हिंदू ये समझते थे, हमारे हिंदुओं में एक कमी और क्या थी, वो बारूद को हाथ नहीं लगाते थे। कोई भी राजपूत योद्धा तलवार पकड़ लेगा, लेकिन वो बारूद को हाथ लगाना, तोप को हाथ लगाना बहुत अच्छा नहीं मानता था। उनके मन में कोई ऐसी ग्रंथि बनी हुई थी। तो बारूद खाने का, बारूद को, तोप चलाने का काम या तो मुसलमान करते थे, या अंग्रेज करते थे, या डच करते थे, या पुर्तगाली करते थे, या फ्रांसीसी करते थे। तो ये जो निकोली, और जो क्योंकि बारूद की तोप की टेक्नोलॉजी भारत में पहली बार आई, लेकिन भारत से बाहर चली गई,
तो बारूद बनाने की टेक्नोलॉजी बाहर से आई थी, मुगलों की सेना में भी बाहर से आई थी, मूल रूप से भारतीय थी। तो उसमें बाहर के जो तोपची थे, तोप बनी बाहर, तो उनको चलाने के लिए बाहर से तोपची ले आए जाते थे। तो निकोलो मनुची, ये जिसने औरंगजेब का शासनकाल देखा है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ग्रंथ लिखा है, जिसको संदर्भ लेते हैं उस समय के काल को। देखिए, आलमगीर नामा एक पुस्तक लिखवाई है, औरंगजेब ने लिखवाई है। हुमायूं नामा लिखवाई है हुमायूं ने। बाबर नामा लिखवाई है बाबर ने। आईने अकबरी लिखवाई है अकबर ने। ये सारे जो राजा हैं, ये अपने महिमा मंडन के लिए, अपने बखान के लिए पुस्तकें लिखवाते हैं। किसी लेखक को, किसी विद्वान को साथ रखते हैं और उनसे अपने अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के पुस्तकें लिखवाते हैं। तो लेखक को साथ रखते हैं। युद्ध भूमि में भी किसी लेखक को साथ लेकर जाते हैं जो दुश्मनों के बारे में गलत गलत चीजें लिखता है, और जो अपने भारतीय राजा हैं, मतलब भारतीय राजाओं के बारे में गलत चीजें लिखता है, और जो मुगल साम्राज्य है उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखता है। हमारे पाठ्य पुस्तकों में भी जितना इतिहास पढ़ाया जाता है, उसमें प्रामाणिक संदर्भ ग्रंथ ये कम्युनिस्ट किसको मानते हैं? रोमिला थापर का आपने नाम सुना होगा, जिसने इतिहास की सारी पुस्तकें लिख दी। जिसको कह गए आता नहीं, जिसको जानकारी नहीं, जिसको सामान्य बोध नहीं, उसकी लिखी हुई, कम्युनिस्ट विचारधारा की लिखी हुई पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। तो उन पुस्तकों में रेफरेंस किसके लिए जाते हैं? उन पुस्तकों में सारे रेफरेंस जो मुगलों के दरबारी इतिहासकार हैं, चाटुकार इतिहासकार हैं, उनके टुकड़ों पर पलने वाले इतिहासकार हैं, उनके रेफरेंस लिए जाते हैं। भारत में जिन लोगों ने, जिन कवियों ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भूषण कवि ने लिखा, उन सब ने जो लिखा, उनकी चीजों को खारिज कर दिया जाता, उनके बारे में ये कह दिया जाता है कि ये तो प्रमाणिक बातें नहीं है, इनके बारे में तो हम स्वीकार नहीं करते, इनको तो मानते नहीं है। तो दुश्मन की चीजों को तो वो बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और अपने देश का जो गौरव है उसको गलत तरीके से गान करते हैं। तो वो निकोली, उसने एक ग्रंथ लिखा है स्तोरियो दी मोगोर, उसको रेफरेंस ग्रंथ के बारे में पूरी दुनिया में जाना जाता है। औरंगजेब के समय में वो ये लिखता है कि जब मिर्जा राजा जयसिंह की छावनी में छत्रपति शिवाजी महाराज आए, तो वो दुश्मन की छावनी में है। मिर्जा राजा जयसिंह कौन है? अकबर औरंगजेब का सेनापति है। उसकी छावनी में है, वो केवल 2-3 लोगों के साथ आए हैं और वो बेधड़क घूम रहे हैं। उनके प्राणों की, वो प्राण आज रहेंगे या आज शाम तक नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उस समय भी जब वो घूम घूम कर देखते हैं, तो मिर्जा राजा जयसिंह के क्षेत्र में जो जो अच्छी चीजें हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। वो उस तोपची से, निकोलो मनुची से मिलते हैं, तो उस तोपची से वो तोप के बारे में, बारूद के बारे में, तोपों के बारे में और डीप स्टडी करने के लिए उससे बार बार सवाल जवाब करते हैं। अब वो निकोलो मनुची ये लिखता है, जो इटालियन तोपची है, वो ये कहता है कि कोई व्यक्ति जिसके प्राण जाने वाले हों, उस व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत हो, इतना हौसला हो कि वो दुश्मन के क्षेत्र में मरने से पहले नया ज्ञान प्राप्त करना चाहे, तो उस व्यक्ति की लीडरशिप कितनी महान रही होगी, आप अंदाजा लगाकर देखिए। अच्छा, निकोलो मनुची ने अभी तक मैनेजर को देखा था, सेनापतियों को देखा था, भाड़े के टट्टुओं को देखा था, छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे विराट व्यक्तित्व के योद्धा को तो देखा ही नहीं था। अब निकोलो तोपची और क्या लिखता है? मिर्जा राजा जयसिंह आया है, मिर्जा राजा जयसिंह के साथ औरंगजेब ने किसको भेजा है? मुसलमान सरदारों को भी भेजा है कि कहीं ये मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी महाराज से मिल ना जाए, कहीं मेरे साथ धोखा ना कर दे। अब क्योंकि शक्ति राजपूतों में है, तो राजपूतों को साम दाम दंड भेद से, औरंगजेब से लेकर, अकबर से लेकर, बाबर से लेकर, सब उनको अपने साथ मिलाते हैं। उनकी शक्ति के बल पर हिंदुस्तान पर शासन करते हैं, और हिंदुस्तान पर शासन करते करते उनकी शक्ति के बल पर उनके ऊपर पूरा भरोसा भी नहीं करते। तो मिर्जा राजा जयसिंह के साथ एक सरदार को भेजते हैं, दिलेर खान, जिसके साथ मैंने अभी बताया ना, मुरारजी बाजी के साथ जिनका युद्ध होता है, और जो कहते हैं कि तुम मुगलों के साथ आ जाओ, तो वो मना कर देते हैं। तो वो दिलेर खान की फितरत थी कि वो धोखा करने से कोई हिचकता नहीं था। अब मिर्जा राजा जयसिंह पुरंदर की संधि करते हैं, तो संधि करने के बाद दिलेर खान ये कहता है कि शिवाजी को छोड़ना नहीं चाहिए, ये हमारी छावनी में आया है, तो इसको अभी मार डालना चाहिए। अब मिर्जा राजा जयसिंह के मन में सॉफ्ट कॉर्नर है। अब देखिए, ये अपने धर्म का फर्क होता है। वो कहते हैं कि अपना व्यक्ति कोई मारेगा तो मारकर भी कम से कम छांव में डालेगा, किसी दुश्मनी से मार भी दिया तो धूप में नहीं डालेगा। ये कहावत है कि अपना मारेगा तो छाया में डालेगा। तो मिर्जा राजा जयसिंह के अंदर हिंदुत्व के गुण हैं, तो उन हिंदुत्व के गुणों से वो दुश्मनी निभा रहा है शिवाजी महाराज के साथ, लेकिन दुश्मनी निभाते निभाते भी वो उसका जो अच्छा कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है। अब मिर्जा राजा जयसिंह
ये कहता है कि हमने देखो अभी औरंगजेब से पूछा नहीं है, बिना पूछे हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मार डालेंगे, औरंगजेब ने इनको दरबार में बुलाया है तो ये गलत हो जाएगा। अब दिलेर खान फिर पैतरा बदलता है, वो वो उसको पता है कि ये शिवाजी को हम छोड़ेंगे तो ये कुछ ना कुछ और अखाड़ा कर देगा, ये अगर दरबार में गया तो हो सकता है औरंगजेब के ऊपर आक्रमण ना कर दे, क्योंकि अफजल खान को मारा है, शाइस्ता खान को मारा है, बहुत से सरदारों को उड़ाया है। तो अब दिलेर खान क्या कहता है, वो मिर्जा राजा जयसिंह से कहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को मुझे मारने दो आप, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, यदि औरंगजेब नाराज हुआ तो वो जो दंड देगा वो मैं भुगतूंगा, आप इस शिवाजी को छोड़ो मत, इस शिवाजी को अभी छोड़ दिया तो ये पता नहीं क्या कर देगा, और ये मुगल साम्राज्य के लिए हिंदुस्तान में खतरा है, जब तक शिवाजी है तब तक मुगल सल्तनत पूरे भारत में फैल नहीं सकती। दिलेर खान ये समझता है, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह दिलेर खान को समझा देते हैं और वो अपनी वीटो पावर यूज करते हैं, क्योंकि सीनियर तो वो हैं, तो दिखावे में वीटो पावर यूज करते हैं। वो कहते हैं कि अभी इसको हम नहीं मारेंगे, अगर आप ज्यादा बात करते हो तो ठीक है, हम औरंगजेब से पूछ लेते हैं, वो कहेगा तो उसके अनुसार हम करेंगे। और उसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह जब छत्रपति शिवाजी महाराज से बात कर लेते हैं कि औरंगजेब से मिलने के लिए आप जाओगे, और वो कहते हैं कि अगर आपको वहां आगरा के किले में कोई दिक्कत आई तो मैं अपना सिर काटकर भवानी को चढ़ा दूंगा, ये जब विश्वास दे देते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज को वो कहते हैं कि ठीक है, आपकी हमारी बातचीत हो गई, अब आप जाओ, ये दिलेर खान तरह तरह के षड्यंत्र रच रहा है। तो उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अपने घर अपने अपने किले में, जो 12 किले उनके पास हैं उसमें से किसी एक किले में आ जाते हैं, और आने के बाद वो राजा जयसिंह को भी समझाते हैं। और राजा जयसिंह छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में औरंगजेब को लिखता है कि दक्षिण में आदिल शाही हमारे खिलाफ है, कुतुब शाह हमारे खिलाफ है, निजाम शाह हमारे खिलाफ है, फ्रांसीसी डच ये लोग भी हमें यहाँ पर आगे टक्कर दे सकते हैं, तो शिवाजी महाराज को हम अपनी ओर मिला लेंगे, उनको अपनी मुगल सल्तनत में मिलाकर, उनको एक सरदार बनाकर, उनके किले उनको देकर, कुछ यहाँ पर अधिकार देकर, हम आदिल शाही और कुतुब शाही से लड़ने के लिए हम उसका प्रयोग करेंगे। औरंगजेब को वो ये कहता है और ये दिखाता है। अब 5 मार्च 1666 को छत्रपति शिवाजी महाराज 1500 लोगों के साथ आगरा के लिए निकलते हैं। रास्ते में 7 दिन वो औरंगाबाद में रुकते हैं। अब औरंगाबाद में उनको औरंगजेब का दोबारा पत्र मिलता है। औरंगजेब उनको फिर आमंत्रित करता है और वो कहता है कि आप शांत मन से मेरे ऊपर भरोसा करके आप आइए, यहां आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा और आपको वापस जाने की इजाजत भी मिलेगी, वापस भी आपको सम्मानपूर्वक भेजा जाएगा। अब 12 मई 1666 को छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा में पहुंचते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को रिसीव करने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह का बेटा, मिर्जा राजा तो दक्षिण में है, अभियान चला रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा के किले में औरंगजेब से मिलने के लिए आए हैं, तो मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र राम सिंह वहां पर है, और राम सिंह को मिर्जा राजा जयसिंह अपनी ओर से चिट्ठी भेज देते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को यहां पर भेजा है, और इसको मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को अभयदान दिया है। अब राजपूत किसी को अभयदान देता है तो राजपूत उसके लिए अपनी शरण में आए व्यक्ति के लिए अपना अंग अंग कटवा सकता है, लेकिन उसके साथ गद्दारी कभी नहीं करता। तो वो अपने बेटे को लिख देते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की आगरा में सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। क्यों? क्योंकि मैंने कसम खाई है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ आगरा में कुछ हो गया तो मैं अपना सिर काटकर भवानी माता को चढ़ा दूंगा। अभी मुझे बोलना बहुत पड़ रहा है, तो दिन में सुबह सुबह लगभग 1 घंटा तो यज्ञ करता हूं, लगभग 222 गायत्री मंत्र, 111 महामृत्युंजय मंत्र का सुबह सुबह यज्ञ का 1 घंटे का, फिर 1.5 घंटा दोपहर को लाइव, 1.5 घंटा फिर शाम को लाइव। तो इसमें बोलना काफी पड़ता है, बीच बीच में जो सोशल मीडिया का काम और जो बातचीत करनी है उसके लिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को राम सिंह रिसीव करता है, मिर्जा राजा जयसिंह का बेटा। अब मिर्जा राजा जयसिंह उनको लेकर उनको रुकवाते हैं, एक हवेली में रुकवाते हैं, अपनी छावनी में रुकवाते हैं, और उसके बाद 22 मई को छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने के लिए जाते हैं। 22 मई को औरंगजेब का जन्मदिन है, दरबार विशेष रूप से सजा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में जाते हैं। औरंगजेब के दरबार में जब वो जाते हैं तो औरंगजेब के दरबार में उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मान सम्मान नहीं मिलता, और उनको उनके सूबेदार, एक सूबेदार होता है जसवंत सिंह, उसके पास खड़ा कर दिया जाता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज इसको पसंद नहीं करते, औरंगजेब उनको अपने पास भी नहीं बुलाते। और कुछ इतिहासकारों का तो यह मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज वहां पर गए तो उनकी योजना केवल औरंगजेब से मुलाकात करने की नहीं थी,
उनकी योजना शायद ये रही हो कि वो आगरा में रहेंगे तो आगरा में रहते रहते संधि करने का तो बहाना होगा और उनको मौका लगेगा तो औरंगजेब को उड़ा देंगे। अब औरंगजेब किले में अपने दरबार में डरा हुआ है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने नजदीक नहीं बुलाता, वो उनको दूर खड़ा करता है। और जब उनको दूर खड़ा करता है और छत्रपति शिवाजी महाराज को यह महसूस होता है कि यहां पर यथोचित मान सम्मान नहीं मिल रहा, तो वो भरे दरबार में वापस मुड़ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं औरंगजेब की कोई मनसबदारी, कोई सूबेदारी, कोई पंच हजारी स्वीकार नहीं करूंगा और मैं औरंगजेब के साथ खफा हूं। औरंगजेब के भरे दरबार में मुड़ के जाना मुगल साम्राज्य में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। छत्रपति शिवाजी महाराज मुड़कर जाते हैं तो औरंगजेब राम सिंह को कहता है, जो मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे हैं, उनको कहता है कि ये देखो औरंगजेब मुड़ के जा रहा है, इससे बातचीत करो, ये क्यों नाराज है, क्यों मुड़कर जा रहा है। तो मिर्जा राजा जयसिंह का बेटा राम सिंह छत्रपति शिवाजी महाराज से बात करता, तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि आप जानते हो मेरी प्रवृत्ति क्या है, मैं दुश्मन के क्षेत्र में आया हुआ हूं, मैं औरंगजेब का गुलाम नहीं बनूंगा। ठीक है, मैं उसके क्षेत्र में आया हुआ हूं, वो चाहे तो मेरी गर्दन काट ले, मैं गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं यहां पर अपना अपमान सहन नहीं करूंगा और मुझे औरंगजेब की कोई मनसबदारी नहीं चाहिए, कोई सूबेदारी नहीं चाहिए। सारे किले 23 किले मैं दे चुका हूं, आपको और 12 किले चाहिए तो वो भी ले लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आपकी सेना जाए वहां पर जो किलेदार हैं उनके साथ युद्ध करे और उनको जीत ले, लेकिन मुझे औरंगजेब के साथ कोई बातचीत नहीं करनी। अब ये औरंगजेब का बहुत बड़ा अपमान है। अपमान इस रूप में भी है कि अब तक मुगल साम्राज्य के बीच में जाकर किसी की हिम्मत नहीं हुई जो औरंगजेब के साथ आंख मिलाकर बात कर सके और आंख मिलाकर बात करने के साथ वहां से मुड़ के जा सके या उसको जवाब दे सके। अब छत्रपति शिवाजी महाराज वापिस आ जाते हैं। औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज को विट्ठल हवेली में कैद करने के लिए हुक्म दे देते हैं। वो कहते हैं कि इनको नजरबंदी किया जाए, इनको कैद कर लिया जाए। अब औरंगजेब के दरबार में जितने दरबारी हैं वो खुसर फुसर करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो जन्मदिन का बड़ा मौका था, इसमें तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने आपका अपमान कर दिया। वो भरे दरबार में मुड़कर गए हैं, आपका अपमान करके गए हैं और वो आपके शत्रु हैं, आपके मामा की उंगलियां उन्होंने काटी हैं और बार बार उन्होंने आपके क्षेत्र सूरत में उत्पात मचाया है। अब ये जो सूरत का क्षेत्र है, ये औरंगजेब की जो बहन है जहां आरा, सूरत के क्षेत्र से जो आमदनी होती है औरंगजेब वो सारी आमदनी जहां आरा को देता है। जहां आरा को कैसे देता है? उस सूरत के क्षेत्र से जहां आरा की पान सुपारी का, उनके श्रृंगार का खर्चा चलता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उससे पहले जहां आरा को औरंगजेब के दरबार में जो पैसे आने वाले थे, उस किलेदार, सूरत का किलेदार था इनायत खान, उस इनायत खान के ऊपर आक्रमण करके सूरत को लूटा था, उससे वो स्वराज्य का धन संपत्ति वापस ली थी। तो जहां आरा भी खफा है, औरंगजेब भी खफा है, उनके सारे दरबारी भी खफा हैं और मुगल सरदार ये सोचते हैं कि इस छत्रपति शिवाजी महाराज को अभी निपटा दिया तो ठीक है, अगर ये बाई चांस बच गया और बचकर निकल गया, सरदार औरंगजेब ने कभी हमारी इनसे लड़ने के लिए ड्यूटी लगा दी, तो उस समय मैंने आपको कल बताया था कि सारे लोग ये मानते हैं, सरदार ये कहते हैं, मुगल ये कहते हैं कि हमें बिना हथियार के शेर से लड़वा लो, लेकिन हम छत्रपति शिवाजी महाराज से नहीं लड़ना चाहते। तो वो सारे दरबारी चाहते हैं कि ये निपट जाए तो बहुत अच्छा है, ये बचा रहेगा तो हो सकता है कल को हमें इससे ना लड़ना पड़े। तो अगले दिन औरंगजेब दरबार बुलाते हैं और दरबार बुलाकर वो चर्चा करते हैं दरबारियों के साथ कि क्या करना चाहिए। तो सारे दरबारी कहते हैं कि औरंगजेब को कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज अब कैद में हैं और ये दोबारा हाथ आने वाला है नहीं, ये शैतान का बेटा है, ये छलावा है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। और उस समय आगरा में अफवाहें क्या उड़ती हैं, मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा कि आगरा में उस समय अफवाहें उड़ती हैं। एक राजा है राजा जसवंत सिंह, वो बादशाह को बताता है कि ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज है ये 10 से 15 हाथ, मतलब 40-50 फीट ऊंचा कूद सकता है। दूसरी अफवाह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक बार में 40-50 कोस एक साथ चल सकता है। तीसरी अफवाह फैलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी भी कैद से गायब हो सकता है। चौथी अफवाह फैलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक बार में 2 जगह पर रह सकता है। तो ये अफवाहें आगरा में फैलती हैं। अच्छा, पुराना जमाना अफवाह का जमाना होता है, वहां पर किसी को फैक्ट नहीं पता, किसी को सच नहीं पता। ग्रामीण लोग, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको जो बता दिया जाए उसको सच मान लेते हैं। तो ये सारी बातचीत होती है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को जब सारे दरबारी कहते हैं कि औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज को मार दिया जाए, सारे दरबारी औरंगजेब से कहते हैं, तो औरंगजेब दिलेर खान को कहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को निपटा दिया जाए। अब जैसे ये बात मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह को पता लगती है, तो राम सिंह छत्रपति शिवाजी महाराज के पास पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि आपको छत्रपति शिवाजी महाराज को मारना है तो पहले हमें मार डालिए,
क्योंकि हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को वचन दिया है कि आपका आगरा में कुछ नहीं बिगड़ेगा, और खुद आपने चिट्ठी लिखकर उनको अभयदान दिया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज बच जाते हैं, दरबारी होते हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज दोबारा नजरबंदी के अंदर हैं, कैद के अंदर हैं। उस कैद के अंदर रहते रहते जब वो औरंगजेब को कहते हैं कि यदि आप मुझे मेरे किले वापस देते हो तो मैं आपका सहयोगी बनकर दक्षिण में आपके साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बात करते हैं। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज चाल कर चलते हैं, औरंगजेब उनकी किसी चाल में नहीं आता है। अब औरंगजेब की बदनामी बहुत ज्यादा होने लग जाती है कि उनका दुश्मन उनकी नाक के नीचे बैठा हुआ है। इसके बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से बात करके ये कहते हैं कि मेरी आदत रही है कि मैं दान करता हूं, तो मुझे अनुमति दी जाए कि मैं यहां पर जो आगरा के जो मुख्य व्यक्ति हैं मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूं, उनसे अपना मेलजोल बढ़ाना चाहता हूं। तो हमारे यहाँ जन्माष्टमी आती है तो जन्माष्टमी को दान किया जाता है, और मेरी यहाँ आगरा में आने के बाद मुझे यहाँ का हवा पानी कुछ सूट नहीं कर रहा, तो मेरी तबीयत खराब होती है। तो तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब तबीयत खराब होती है तो नजर उतार कर उसको दान करवाया जाता है और भेंट दी जाती है। मैं कुछ धर्मगुरुओं को, कुछ समाज के जो गणमान्य व्यक्ति उनको भेंट देना चाहता हूं, तो इसकी मुझे इजाजत दी जाए। अब उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के पास धन कोई बड़ी प्लानिंग से नहीं गए हैं, वो तो मिलने के लिए गए हैं, तो उनके पास खुद धन नहीं है। तो मिर्जा राजा जयसिंह से वो 60,000 रुपए, 60,000 होंड वहां पर उधार लेते हैं और उनको हुंडी लिखकर देते हैं, एक चेक लिखकर देते हैं कि ये पैसे आपके पिताजी वहां पर जो दक्षिण में है वहां पर मैं अपने साम्राज्य से आपको डिलीवर करवा दूंगा। तो जो लोग कहते हैं ना कि पुराने भारत में अर्थव्यवस्था नहीं होती थी, पुराने भारत में तो जगत सेठ होते थे। ऐसे जगत सेठ होते थे जो कुछ हुंडी लिखकर दे दें, अपने हाथ से कुछ लिखकर दे दें, तो उनको उतने रुपए की, उतने सामान की डिलीवरी दूसरे किसी देश में भी हो जाती थी। तो ये अर्थव्यवस्था की गौरवशाली परंपरा भारत में रही है। तो अब आप देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज वहां आगरा में औरंगजेब की कैद में है, तो वो खाली नहीं बैठे हुए, वो योजना बना रहे हैं कि कैसे निकला जाए। उनके साथ उनका 5 साल का बेटा संभाजी महाराज भी है, अकेले नहीं है। अब पत्नी, बच्चा, परिवार साथ हो तो एक कमजोरी हो जाती है, और उनके साथ उनके कुछ सैनिक, उनके मंत्री, उनके गुप्तचर, उनके सेवक, उनके सहयोगी 1500 की संख्या में वहां पर हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज वहां पर योजना बनाते हैं आगरा में, वहां पर अपने जासूसी तंत्र से चारों ओर पता लगवाते हैं कौन कौन प्रभावशाली व्यक्ति हैं। और औरंगजेब के दरबार में जो मुख्य दरबारी होते हैं, उन दरबारियों में से जैसे मैं कुछ के नाम आपको बताता हूं। औरंगजेब के दरबारियों में से जो जफर खान होता है, कुछ ऐसे दरबारी होते हैं, आदिल खान, मुख्तफल खान, मुखालिस खान, उनको गिफ्ट भिजवाते हैं और गिफ्ट भिजवाकर कहते हैं कि देखो मैं तो औरंगजेब के बुलावे पर आया हूं, और औरंगजेब दिल्ली सल्तनत के राजा हैं। अब अगर वो कैद में रखेंगे या मुझे वो मारेंगे तो उनकी कितनी थूथू होगी, इतिहास में उनका नाम खराब हो जाएगा। आप दरबार के बहुत बड़े हो, औरंगजेब के बहुत विश्वस्त हो, तो आप मेरी ओर से उनको समझाओ कि मेरे साथ कुछ भी गलत ना करें। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज देखो परिस्थिति कितनी गंभीर है, चारों ओर से घिरे हुए हैं, अपने साम्राज्य के से दूर हैं, दुश्मन की कैद में है, दुश्मन उनको मारना चाहता है, लेकिन दुश्मन रुका हुआ क्यों है? क्योंकि उस दुश्मन के दरबार में ही एक दरबारी मिर्जा राजा जयसिंह और उसका बेटा ये कहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या नहीं करनी है, क्योंकि हमने उसको अभयदान दिया है। वो बार बार औरंगजेब को याद दिलाते हैं। अब औरंगजेब दोबारा अपने दरबार को बुलाते हैं, दोबारा दरबारियों से सलाह करते हैं। तो आधे दरबारी कहते हैं कि मार देना चाहिए, आधे दरबारी कहते हैं कि छोड़ देना चाहिए, ना मारना नहीं चाहिए, कैद में रखना चाहिए, या कैद में रखकर इसको छत्रपति शिवाजी महाराज को कंधार में भेज देना चाहिए। मारना नहीं चाहिए, कंधार में ऐसी कैद में डाल देना चाहिए जहां पर ये जीते जी वापिस नहीं आ सके और वहीं पर मर जाए, खप जाए। अब कुछ दरबारी जब मारने के लिए कहते हैं तो औरंगजेब की बहन जहां आ रहा, वो भी दरबार में होती है, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज को कहती है कि देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज को, औरंगजेब को कहती है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमारे सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह ने उनको अभयदान का वचन दिया है, और मिर्जा राजा जयसिंह से बात किए बिना यदि शिवाजी महाराज को यहां पर कुछ होता है तो ये मुगल सल्तनत की बदनामी होगी और ये अच्छा नहीं होगा। इससे हमारे सरदारों, हमारे सेनापतियों का भरोसा हमारे अंदर से टूट जाता है। जहां आ रहा वही है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिसके पान सुपारी के खर्चे वाले क्षेत्र को लूटा था, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व से प्रभावित है, और वो छत्रपति शिवाजी महाराज को बचाने के लिए औरंगजेब को सलाह देती है।
लेकिन कुछ दरबारी फिर खानापूसी करते हैं। तो कुछ जो प्रभावशाली दरबारी हैं वो औरंगजेब को मना लेते हैं कि ये मुगल सल्तनत में और हमारे मुगलों के अंदर ऐसी कोई परंपरा नहीं रही कि हम कोई बात रखें। मिर्जा राजा जयसिंह का क्या है, एक हिंदू सेनापति तो है, उससे भी निपट लिया जाएगा, राम सिंह को भी कैद में डाल दिया जाएगा और इस दुश्मन को छोड़ना ठीक नहीं है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए औरंगजेब दिलेर खान को लगा देते हैं कि किसी भी तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज को विट्ठल हवेली से निकालकर दूसरे किसी स्थान के ऊपर कैद किया जाए और वहीं कैद में उनको मार दिया जाए। अब यह खबर दरबारियों से होती हुई, गुप्तचरों से होती हुई कैद में छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलती है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज एक दांव और खेलते हैं। वो दांव खेलते हैं, वो कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब रहती है और मैं राजनीति के झगड़े झंझट में पड़ना नहीं चाहता। औरंगजेब को चिट्ठी लिखते हैं कि मुझे काशी जाने की इजाजत दी जाए। हमारे हिंदू धर्म में काशी में जो प्राण त्यागे जाते हैं उसको बहुत अच्छा माना जाता है, तो मैं सारे किले आपको देकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर काशी में केवल अपने प्राण त्यागना चाहता हूं, इसलिए मुझे इजाजत दी जाए। अब औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज की इस चाल को भी समझता है कि ये काशी में जाने वाला नहीं है, ये ऐसे हिम्मत हारने वाला व्यक्ति है नहीं। हिम्मत हारना होता तो अफजल खान, आदिल शाही, निजाम शाही, तो कुतुब शाही से ये हार चुका होता, तो वो उसको इजाजत नहीं देता। वो कहता है कि मैं तुम्हें काशी तो नहीं भेज सकता, लेकिन तुम्हें पवित्र जगह जाना है तो प्रयागराज में भेज देता हूं। प्रयागराज में हमारा किला है, उस किले में आपको आजीवन कैद करके रखते हैं, वहां तुम अपना ध्यान साधना करते रहना। अब दूसरी ओर दिलेर खान को औरंगजेब आदेश दे देते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को निपटा दो। अब मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह को पता लगता है। राम सिंह ये खबर छत्रपति शिवाजी महाराज को भिजवाते हैं और वो कहते हैं कि अब आपका यहां से निकल जाना ही ठीक रहेगा। औरंगजेब ने आदेश जारी कर दिए हैं, अब वो किसी भी बात का बहाना बनाकर आपकी हत्या करना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को यह पता लगता है तो वो मिर्जा राजा जयसिंह से एक चिट्ठी लिखते हैं और वो कहते हैं कि ये जो मैं तो आपकी कैद में हूं, मैं आपका दुश्मन हूं, ठीक है आपने गलत किया, लेकिन मेरे साथ ये जो मेरे सहयोगी आए हैं, मेरे मंत्रीगण आए हैं, मेरे सेवक आए हैं, मेरे सैनिक आए हैं, तो इनको आप जाने की इजाजत दें, इनको क्यों बंदी बनाया हुआ है। अब औरंगजेब को पत्र लिखते हैं तो औरंगजेब सोचता है कि शिवाजी के साथ यदि ये 1000-1500 आदमी भी हैं तो ये मेरी तो कमजोरी है, यहां पर ये उपद्रव करेंगे, कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे। तो वो लिखित में उनको अनुमति दे देता है कि तुम लोग जो शिवाजी के सहयोगी हैं वो आगरा के किले से जा सकते हैं, उनको अनुमति पत्र दे देता है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सहयोगियों के नाम अनुमति पत्र ले लेते हैं और उनको वहां जहां पर कैद में रखा होता है उनको अनुमति पत्र के साथ बाहर निकाल देते हैं। अब उनकी अलग अलग ड्यूटी लगाते हैं कि मैं किस दिन निकलूंगा, मेरे साथ कौन होंगे, निकलकर मैं कहां आऊंगा, मिठाई उठाने वाले। उस समय तक छत्रपति शिवाजी महाराज सबको मिठाई भिजवाते हैं और ड्रामा करना शुरू कर देते हैं कि मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है और अब मैं कुछ दिन का मेहमान हूं, और कुछ दिन का मेहमान हूं तो मैं दान धर्म और ज्यादा करना चाहता हूं, फकीरों को, गरीबों को खाना खिलाना चाहता हूं, उनको फल बांटना चाहता हूं, उनको मिठाई बांटना चाहता हूं, मैं अधिक से अधिक धर्म कर्म करना चाहता हूं। अब औरंगजेब को भी कोई दिक्कत नहीं, वो उधर से चाल चल रहा है, लेकिन चाल चलते चलते भी औरंगजेब बहुत बहुत अलर्ट है। अलर्ट कैसे है? 12 जून 1666 को छत्रपति शिवाजी महाराज निकले हैं, 18 अगस्त को 12 जून 1666 को औरंगजेब एक खत लिखता है, अपनी सरकार में जारी रखता है, एक आज्ञा पत्र जारी रखता है कि शिवाजी अगर आगरा से भागे तो मोजाबाद परगने की सरहद से आगे नहीं निकल सके, पूरी सावधानी बरती जाए, यह सरकार का हुक्म है। औरंगजेब डरा हुआ है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्तचरों से भी पता लगता है कि सिक्योरिटी चारों ओर टाइट है, तो वो पहले धीरे से अपने सैनिकों को और अपने लोगों को निकालते हैं। अपने सैनिकों और अपने लोगों को निकालते हैं तो औरंगजेब से अनुमति पत्र लेते हैं। अनुमति पत्र लेकर उनको निकालते हैं तो उनको आगरा में अलग अलग जगह सिक्योरिटी व्यवस्था क्या है गुप्तचरी के अंदर लगा देते हैं। कुछ गुप्तचर तो पहले लगे हुए हैं, लेकिन अब और ज्यादा जासूसी की आवश्यकता है तो अपने उन लोगों को कैद से तो निकाल देते हैं, लेकिन अपने उन सारे लोगों को वापस महाराष्ट्र में नहीं भेजते, मराठवाड़ा में नहीं भेजते। उन सारे लोगों की, हर व्यक्ति की ड्यूटी तय है कि आपको कहां पर रहना है, आपको किस प्रकार से क्या वेश बनाना है, आपको कहां रहना, आपको क्या काम करना है, कैसे घोड़ों का इंतजाम करना है, संभाजी महाराज को कहां रखना है, कैसे किस दिन मैं कैद से निकलूंगा, कैद से निकलूंगा तो वेश कैसे बदलना है, क्या क्या उसके लिए वस्त्र परिधान निकलने हैं, किस प्रकार से नकली दाढ़ी रखनी है, क्या सारी चीजें करनी है। उन सारी व्यवस्थाओं को बनाकर अपनी सारी टीम को औरंगजेब के अनुमति पत्र से बाहर निकाल देते हैं। अब उनके साथ 4-5 उनके खास सहयोगी और केवल वो हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज कैद में हैं तो उनसे औरंगजेब के दरबारी भी मिलने के लिए आते हैं, उनके जो जान पहचान वाले भी मिलने आते हैं। धीरे धीरे वो भीड़ कम हो जाती है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज मिलने जुलने वालों से मिलना जुलना कम कर देते हैं और ये दिखाते हैं कि वो ज्यादातर आराम करते हैं, सोते रहते हैं। अब वो दिन आता है 18 अगस्त का, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने
योजना बनाई है कि मैं अब औरंगजेब की कैद से भागूंगा। रोज मिठाइयों के टोकरे जाते हैं, मिठाइयों के टोकरों की पहले तो पहरेदार जांच करते हैं, खोलकर जांच करते हैं, मिठाई और फल के बीच में भाले मारकर, तलवार मारकर जांच करते हैं। तो धीरे धीरे जब वो देखते हैं कि रोज टोकरे जा रहे हैं, हजारों की संख्या में टोकरे जा चुके हैं, लेकिन किसी में भी कोई गड़बड़ नहीं है, अब वो टोकरे जब मिठाई और फल भेजते हैं तो पहरेदारों को भी छत्रपति शिवाजी महाराज 60,000 होंड मंगवाई हुई हैं, वो खूब खुले हाथों से लुटाते हैं, उनको भी मिठाइयां खिलाते हैं, उनको भी फल खिलाते हैं, और उन सबको ऐसा ऐसा यकीन दिला देते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो अब इतना बीमार हैं कि वो बाहर नहीं जा सकते। अब उनके जो साथ वाले लोग हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज की दवाई लेने के लिए बाहर जाते हैं। अब 18 अगस्त को जब छत्रपति शिवाजी महाराज निकलते हैं तो उससे पहले जो उनके 4-5 सहयोगी हैं उनमें से 2-3 सहयोगियों को वो निकाल देते हैं और वो कहते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दवाई लाने के लिए जा रहे हैं, उनकी तबीयत कुछ नासाज है और उनके जो वैद्य हैं, हकीम ने कुछ दवाई बताई है, उसके लिए कई जगह से हमें जंगल से जड़ी बूटियां और दवाइयां लानी पड़ेंगी और उसके साथ हम दवाई बनाकर देंगे, क्या पता छत्रपति शिवाजी महाराज के प्राण बच भी पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज जो कड़ा पहनते हैं, उनके साथ उनके 1-2 जो निजी अंगरक्षक हैं वो हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज कड़ा पहनकर लेटते हैं, उनके एक अंगरक्षक को लिटाया जाता है, एक अंगरक्षक उनके पैर दबाने का नाटक करता है, उनके चेहरे को ऐसे ढक दिया जाता है कि हाथ बाहर रहता है बेड के ऊपर, ताकि पहरेदार देखें तो उनको नजर आए कि शिवाजी सो रहे हैं। एक सेवक उनका पैर दबाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बेटे शंभाजी को लेकर शंभाजी को टोकरे में छिपाते हैं, खुद टोकरा उठाने वाले का या खुद भी एक टोकरे में बैठकर। अब ये कैसे हुआ इसके बारे में कोई रिकॉर्ड ऑथेंटिक नहीं मिलता। कहा यह जाता है कि वो टोकरे में बैठकर निकले, लेकिन टोकरे में बैठकर निकले या टोकरे में बैठकर निकले या टोकरे उठाने वाले के वेश में निकले, दोनों में से किसी एक तरीके का प्रयोग करके वो वहां से निकले। तो छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से निकल जाते हैं। अब पहरेदार मुगल सल्तनत में 12-12 घंटे में उनकी ड्यूटी बदलती रहती है। अब वो देखते हैं पहरेदार छत्रपति शिवाजी महाराज रात को शाम को निकल जाते हैं, रात में दूरी तय करते हैं। तय करने के बाद वो जब सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं एक रात में घोड़ों के ऊपर बैठते हुए, उसके बाद पहरेदार जब शाम वाले पहरेदार देखते हैं, वो देखते हैं कि शिवाजी तो लेटे हुए हैं कंगन पहनते। अब जो 2 सैनिकों को वहां पर छोटा था, वो भी नकली कंगन और नकली हाथ बनाकर तकिया लगाकर वो बाहर निकलते हैं और वो कहते हैं कि हम उन लोगों को देखने के लिए जा रहे हैं जो दवाई लेने के लिए गए थे, हो सकता है उनको जंगल में जड़ी बूटी मिली नहीं है, इसलिए हम छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दवाई लेने के लिए जा रहे हैं। अब अंदर कोई नहीं है, सारे लोग बाहर निकल चुके हैं। पहले 1500 लोग बाहर निकले, फिर जो 5-7 लोग थे वो बाहर निकले, उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज बाहर निकले, फिर नकली शिवाजी बना हुआ है वो बाहर निकले, पैर दबाने वाला बाहर निकला और पहरेदारों ने देखा कि वो हैं वहां पर, तकिए के ऊपर लेटे हुए हैं, बेड के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज लेटे हुए हैं। तो पहरेदारों को भी 24 घंटे बाद पता लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज निकल चुके हैं। इन 24 घंटों में छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल सल्तनत की सीमा से बहुत दूर जा चुके हैं और अब दूर जाने के बाद उनके साथ बच्चा है। 24 घंटे बाद जैसे ही पता लगता है, मुगल सल्तनत में चारों ओर मुनादी करवा दी जाती है कि ऐसे ऐसे शिवाजी निकला है, उनके साथ एक छोटा बच्चा है, वो जहां कहीं भी निकले वो मुगल सल्तनत के दुश्मन है, उनको जो पकड़ कर लाएगा उसको लाखों रुपए के लिए इनाम दी जाएगी, उसको जागीरदारी दी जाएगी। पूरे सैनिकों में एक कहलवा दिया जाता है कि यदि कोई सैनिक पकड़ता है तो उसको सेनापति बना दिया जाएगा, बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब छत्रपति शिवाजी महाराज बाहर निकलते हैं तो उनके जो 1500 लोगों को बाहर निकाला है वो उनके निकलने की तैयारी करते हैं, घोड़े तैयार रखते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज एक योजना पर काम करते थे। वो जो घोड़े तैयार करते थे तो 2 घोड़े नहीं रखते थे, 3 घोड़े रखते थे, ताकि एक घोड़े के ऊपर सामान रहे, एक घोड़े के ऊपर बैठे और एक घोड़ा खाली दौड़े, ताकि जब जरूरत पड़े तो घोड़े को शिफ्ट किया जा सके। जो खाली घोड़ा दौड़ रहा है उसके ऊपर लोड कम है तो उसको रिलैक्स मिलेगा, तो घोड़ा बदल बदल के एक एक घोड़े को रिलैक्स दिया जा सके, इसलिए घोड़े भी बदल बदल कर दौड़ें। प्रोडक्टिविटी का इतना ध्यान छत्रपति शिवाजी महाराज रखते थे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ बच्चा है और बच्चे के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज, उस समय पतझड़ का मौसम है, ये जो जून जुलाई अगस्त का समय है, बरसात का समय होता है, बरसात गिरती है, नदी नाले उफान पर होते हैं, चारों ओर रास्ते बहुत विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, कोई पालकी कोई बैलगाड़ी चल नहीं सकती, केवल घोड़े दौड़ सकते हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जासूसों से इंतजाम करवाते हैं, वेश बदलते हैं, अपने लोगों के माध्यम से घोड़ों का इंतजाम करते हैं और बहुत तेज गति से 24 घंटे में मुगल सल्तनत के क्षेत्र से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि 5 साल का बेटा साथ है तो वो कोई भी वेश बनाएंगे तो पकड़े जाएंगे तो वो आगरा से वो रास्ते का चयन नहीं करते
जो सीधा महाराष्ट्र जाने वाला, मराठवाड़ा जाने वाला है, वो वैसा रास्ता चुनते हैं जो घुमा फिरा कर जाता है। वो पहले इलाहाबाद होते हुए काशी जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज खुद साधुओं का वेश धरते हैं, अपने साथ एक दंड रखते हैं, छड़ी रखते हैं, उस छड़ी के अंदर हीरे जवाहरात रखते हैं, क्योंकि साधु है, साधु के पास बहुत सारे सोने चांदी की असरफी तो हो नहीं सकती, उनका झोला भी, साधुओं की मंडली में वो भाग लेते हैं और मंडलियों के साथ साथ वो ट्रेवल करते हुए निकलते हैं। साधुओं की मंडली में रहेंगे तो कोई उनके ऊपर शक भी नहीं करेगा। तो संभाजी के बारे में छत्रपति शिवाजी महाराज क्या योजना बनाते हैं? पहले ही योजना बनाते हैं। उनके मराठवाड़ा में, उनके साम्राज्य में उनके एक मंत्री होते हैं मोरोपंत। उस मोरोपंत की पत्नी का भाई मथुरा में रहता है। उस मोरोपंत की पत्नी के बाहर भाई के यहां अपने बेटे 5 साल के संभाजी को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि 5 साल का बेटा है तो सबसे पहले पहचान में आएंगे। सबसे बड़ी पहचान क्या होगी कि 5.5 फीट का एक ऐसा व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा, जिसकी नाक ऐसी है, जिसका कद ऐसा है और जिसके साथ 5 साल का बच्चा है। अब आम व्यक्ति जहां सोच नहीं पाता, छत्रपति शिवाजी महाराज उससे भी बारीक माइक्रो प्लानिंग करते हैं। पहरेदारों की आंख में धूल झोंकना, औरंगजेब की कैद से निकलना, मिठाई के टोकरों का बहाना करना, मिठाई के टोकरों में बैठकर निकलना, मिठाई के टोकरों में केवल निकलना नहीं। बहुत बार होता क्या है कि जो कैदी है वो हिम्मत करके कैद से तो निकल जाता है, लेकिन जब वो निकलता है तो निकलने के बाद की कोई प्लानिंग नहीं होती। अब तक जितने भी पूरी दुनिया में जेल को तोड़कर भागने वाले कैदियों की घटनाएं हुई हैं, उन्होंने जेल तोड़ दी, जेल तोड़कर बाहर निकल गए, लेकिन बाहर निकलने के बाद उनके पास बदलने के लिए कपड़े नहीं है, उन्होंने आगे की माइक्रो प्लानिंग नहीं की तो 24 घंटे के अंदर पकड़े जाते हैं। जेल तोड़ने वाले अधिकतर कैदी 24 घंटे के अंदर दोबारा से पकड़े जाते हैं, ऐसा रिसर्च कहता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की माइक्रो प्लानिंग बाद की ज्यादा है। और पहरेदारों को कब पता लगता है? 12 घंटे बाद पहरेदारों को पता लगता है। 12 घंटे बाद जिन पहरेदारों को पता लगता है वो नहीं बताते। सुबह वाले पहरेदार शाम के वाले पहरेदारों को बताते हैं। शाम वाले पहरेदार रात को जब चेक करते हैं कि ये तो नकली शिवाजी है, तो वो पहरेदार बताते नहीं है सुबह वाली शिफ्ट वालों को। वो सुबह वाले शिफ्ट वालों को कहते हैं कि सब ठीक ठाक है, रात को कोई भी बाहर से आया नहीं और कोई भी अंदर से बाहर गया नहीं। क्योंकि जो पहरेदार की चौकी के ऊपर चौकी का इंतजार है और जो औरंगजेब को रिपोर्ट देगा कि रात को छत्रपति शिवाजी महाराज निकले या दिन में निकले, तो जिसकी शिफ्ट में निकले होंगे, जिसकी पाली में निकले होंगे, उसको तो पता है कि औरंगजेब हमें छोड़ने वाला नहीं है, हमारी खाल खिंचवाकर उसके अंदर भूसा भरवा देगा और हमारे सिर को काटकर आगरा के किले के दरवाजे के ऊपर लटकता देगा। तो वो खुद अपनी जान बचाने के लिए दूसरी पाली वालों को ये कहते हैं कि सब ठीक ठाक है। और इस प्रकार से जो वो अपनी लापरवाही करते हैं, उससे छत्रपति शिवाजी महाराज को और टाइम मिलता है, वो और आगे निकलते हैं। तो अपने बेटे को मथुरा में छोड़ते हैं। अब औरंगजेब सोच नहीं सकता कि उनका बेटा उनकी नाक के नीचे, मथुरा क्या है, आगरा के पास में है। आगरा और मथुरा की दूरी की बात करें तो कितनी है? 30-40 किलोमीटर की। तो 30-40 किलोमीटर की दूरी में दुश्मन की नाक के नीचे अपने बेटे को सुरक्षित एक विश्वसनीय व्यक्ति के घर में छोड़ देते हैं। सामान्य परिवार में, सामान्य परिवार में, ग्रामीण परिवार में उनका बेटा रहता है और किसी को कुछ पता नहीं लगता। जब उनके अड़ोसी पड़ोसी कोई पूछते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसी प्रकार के हैं, पूछते हैं तो बता देते हैं कि ये उनकी बुआ का लड़का है, मामा का लड़का है, जो यहां पर रहने के लिए आया है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज साधुओं के वेश में प्रयागराज के रास्ते से होते हुए, काशी के रास्ते से होते हुए, उसके बाद मुगल सल्तनत के रास्ते से निकलकर फिर घोड़ों का प्रयोग करते हुए वो वहां पर पहुंचते हैं मराठवाड़ा में। और इसके बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज एक और बड़ा काम करते हैं। वो बड़ा काम क्या करते हैं? संभाजी महाराज की मौत की खबर उड़ा देते हैं। जैसे ही आगरा से निकलते हैं तो अपने महल में उनका तंत्र देखिए, अपने व्यक्तियों का कैसे प्रयोग किया जा सकता है। उस जमाने में जब मोबाइल नहीं है तो मोबाइल से भी जल्दी कैसे सूचना भिजवाई जाती है। जब वो निकलते हैं तो निकलते ही चौथे पांचवें दिन ये सूचना भिजवा देते हैं महल में, अपने महल में, माता जिजाऊ साहब के पास, अपनी पत्नी के पास, कि संभाजी महाराज तो मर चुके हैं और महल में उनका श्राद्ध कर दिया जाए। बच्चे का श्राद्ध कर दिया जाता है। महल में शोक होता है, पूरे साम्राज्य में शोक होता है। और जो औरंगजेब के गुप्तचर हैं उनको पता लगता है कि संभाजी तो मर गया और पूरे महल के अंदर से रोने पीटने की आवाज आ रही है। महल के व्यक्तियों को भी नहीं पता कि एक्चुअल में क्या हुआ। वो भी ये सोचते हैं कि संभाजी मारे गए हैं। उनको भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी नहीं है। अपने बेटे की मरने की अफवाह इसलिए उड़ाई गई, क्यों? क्योंकि मथुरा के अंदर संभाजी सुरक्षित रहें, नहीं तो औरंगजेब
छत्रपति शिवाजी महाराज को और संभाजी को पकड़ने की योजना बनाता रहेगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की योजना देखिए, अब वो साधुओं के बेस में निकलते हैं, और जब वो निकलते हैं तो औरंगजेब के यहां से जब वो अपने साम्राज्य में पहुंचते हैं तो 1500 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, 1500 किलोमीटर। और इस 1500 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उनको लगते हैं लगभग 3 महीने का समय। वो 18 अगस्त को निकलते हैं, और 18 अगस्त को निकलकर वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में माता जीजाबाई के पास पहुंचते हैं। और जो आगरा के किले से जब वो निकलते हैं और माता जीजाबाई के पास जब वो पहुंचते हैं, तो माता जीजाबाई के दरबार महल के बाहर कुछ साधु आते हैं और वो कहते हैं कि हमें माता जीजाऊ साहब के दर्शन करने हैं। अब जीजाबाई सोचती है कि साधु सन्यासी आते हैं तो चलो मैं मिल लेती हूं। अब साधु सन्यासी मिलते हैं तो एक साधु उन सन्यासियों के मिलने के बाद रुक जाता है, और वो जब सब साधुओं के जाने के बाद जीजाऊ साहब के पैरों में पड़ जाता है। अब पैरों में पड़ जाता है तो वो कहते हैं कि मैं आपका शिवाजी हूं। अब जीजाऊ साहब भी छत्रपति शिवाजी महाराज को पहचान नहीं पाती। जब वो उनके चेहरे के निशान को देखती है तब वो पहचान पाती है, और महल में पहुंच जाते हैं। सुरक्षित पहुंचने के बाद औरंगजेब को पता लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो मेरी नाक के नीचे से निकलकर महल में पहुंच गए हैं। और वहां पहुंचने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज मथुरा से अपने बेटे को भी सुरक्षित वहां पर बुला लेते हैं। अब पहले शाइस्ता खान की उंगलियां काटकर मुगल सल्तनत की नाक काटने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। दूसरा काम उनकी कैद से माइक्रो प्लानिंग करते हुए निकलकर सुरक्षित अपने साम्राज्य में पहुंचकर किया। और साम्राज्य में पहुंचने के बाद औरंगजेब अपना माथा पीट लेता है, और औरंगजेब को अपने दरबार में खड़े होने के लिए भी स्वाभिमान नहीं रहता। औरंगजेब की इज्जत के ऊपर बहुत बड़ा बट्टा लगता है। और इधर शाइस्ता खान की उंगली काटने के बाद जो मुगल बात करते हैं कि ये जो शिवाजी है ये तो शैतान का बेटा है, ये तो 2 जगह दिख सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, ये गायब हो सकता है, ये 14-15 हाथ उछल सकता है, उन अफवाहों को और ज्यादा बल मिलता है। और अब औरंगजेब की सरकार में औरंगजेब ये सोचता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा उलझना ठीक नहीं है, और छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर से वो अपना ध्यान हटा लेता है। थोड़े दिन बाद माहौल के शांत होने के बाद संभाजी आते हैं, और संभाजी जब सबके सामने दिखाई देते हैं तो मुगल साम्राज्य में और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और चर्चा होती है, और उनकी प्रशंसा होती है, उनकी साहस की चर्चा होती है। तो ये मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के उस प्रसंग के बारे में बातचीत की जब छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से निकलते हैं। और ये अपने आप में कितनी रोमांचक, कितनी अच्छी घटना है, इसके बारे में हमें इतिहास की पुस्तकों में बताया नहीं जाता, इतिहास की पुस्तकों में पढ़ाया नहीं जाता। 3 महीने में 20 नवंबर को, मैंने आपको गलत बताया, 18 अगस्त को निकले, और 18 अगस्त, 18 सितंबर, 18 अक्टूबर, 20 नवंबर, 3 महीने में 1500 किलोमीटर की उस बरसात के मौसम में नदी नाले उफन रहे हैं, उस समय बिना किसी संसाधनों के वो पहुंचे हैं। और आते हुए रास्ते के अंदर भी उन्होंने पूरी अपनी योजना बनाई है, पूरी अपनी प्लानिंग की है। छत्रपति शिवाजी महाराज किस रास्ते से पहुंचे, कैसे पहुंचे, इसके कोई लिखित दस्तावेज, लिखित विवरण इसका मिलता नहीं है, क्योंकि ये लिखित दस्तावेज और लिखित विवरण, इसकी प्लानिंग, इसकी योजना केवल छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरी योजना का पता था। वो जिस व्यक्ति को भी लगाते थे तो उसको क्या काम करना है उसका पता होता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज दुश्मन के किले में जाना, दुश्मन की कैद में होना, और दुश्मन कौन, क्रूर से क्रूर, जिसने अपने 3 भाइयों को मारा, अपने बेटे को मारा, अपने बाप को मारा, अपने 78 रिश्तेदारों को मारकर जो राजा बना है, ऐसा क्रूर, ऐसा जालिम, उस दुश्मन की कैद से, जिसके मैं हिस्से में बात करूं तो जो दिल्ली का सुल्तान माना जाता था, मुगल सल्तनत का वारिस माना जाता था, जिन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, ऐसे मुगल सल्तनत जिसके बारे में यह कहा जाता है, उसकी नाक के नीचे से बचकर निकलना, माइक्रो प्लानिंग करना अपने, और केवल खुद बचकर नहीं निकलना, अपने अंतिम व्यक्तियों को भी बचाकर निकालना, अपने 1500 व्यक्तियों को सुरक्षित निकालना। और सुरक्षित निकालना नहीं है, सुरक्षित निकालने के लिए जो अनुमति पत्र हासिल किया, वो अनुमति पत्र भी उन्होंने औरंगजेब से हासिल किया। महाराष्ट्र की जो उन्होंने राह पकड़ी तो उसमें 1600 मील की दूरी पार की। ऐसे ऐसे घुमावदार रास्ते, ऐसे ऐसे रास्ते उन्होंने चुने जिसमें औरंगजेब की सेना उसको पकड़ नहीं सके। मिर्जा राजा जयसिंह के रूप में 1.5 से 2 लाख की सेना महाराष्ट्र में है, उससे भी बचकर निकलना है। तो उन सब से बचकर निकलते निकलते गति के साथ वो अपने यहां पहुंचे हैं। और
वेशभूषा इतनी चतुराई से बदली है कि उनकी खुद मां, जब वो रायगढ़ में पहुंचते हैं एक सन्यासी के वेश में, तो उनकी माता भी उनको पहचान नहीं पाती है। अपने पुत्र की झूठी मरने की खबर उड़वाई, उसका झूठा श्राद्ध किया, ताकि दुश्मन की आंखों में धूल झोंकी जा सके कि अब शंभाजी को पकड़ने के लिए वो कोशिश ना करें। देखिए, शंभाजी को यदि औरंगजेब पकड़ लेता तो शंभाजी उसकी कैद में है, तो छत्रपति को वो कभी भी बुला सकता था। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बड़ी कमजोरी उसके हाथ में हो जाती तो शंभाजी सुरक्षित रहें, इसके लिए उन्होंने उनको साथ नहीं रखा। पहले से माइक्रो प्लानिंग है कि इसको तो नजदीक से नजदीक छोड़ना पड़ेगा। तो औरंगजेब के किले से जैसे ही निकले हैं, तो निकलते ही मथुरा में सबसे विश्वसनीय व्यक्ति कौन हो सकता है, और विश्वास वो करते हैं तो धन के बल पर नहीं करते, अपने दरबार के ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं जो पीढ़ियों से विश्वसनीय है। उनकी पत्नी के भाई के पास शंभाजी महाराज को छोड़ा जाता है। तो ऐसी माइक्रो प्लानिंग छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों की यात्रा के कागजात बनवाए, अपने सारे 1500 के 1500 सैनिकों को वहां से निकाल कर लाए। गुप्तचर तंत्र से, औरंगजेब की छावनी से सारे जानकारियां ली, एक एक छोटी छोटी जानकारी लेकर उसके दरबारियों को भी अपने पक्ष में किया। ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है। तो मैंने कल आपको यह घटना इसलिए नहीं बताई कि मैं इसके बारे में चर्चा करता तो पूरी चर्चा कल हो नहीं पाती। अब मैं आपको एक घटना और बताता हूं, सिद्दी जोहर और सिद्दी मसूद की, जो हमने कल बातचीत की थी। सिद्दी जोहर और सिद्दी मसूद से छत्रपति शिवाजी महाराज वेश बदलकर एक पालकी में शिवा कासिद नाम के एक नकली शिवाजी को बनाकर पन्हालगढ़ का किला छोड़कर प्रतापगढ़ के किले में पहुंच गए। अब सिद्दी जोहर और सिद्दी मसूद की इतनी किरकिरी हुई कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से कि छत्रपति शिवाजी महाराज को हम पकड़ नहीं सकते, वो वापस चले गए। और वापस जाने के बाद उनको आदिल शाह ने भेजा था। आदिल शाह को भी जाकर उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई, और उनकी इतनी बेइज्जती हुई कि 2 साल बाद सिद्दी जोहर ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। यह छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मैं ये कहता हूं कि वो